रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले, नहीं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी साइड से नहीं। माजबिन, आपको कोई क्वेश्चन? नहीं, करिए स्टार्ट। ठीक है जी, आज का हमारा सेशन 5 जो कि लास्ट सेशन है। इसमें हम लोग जो हमारी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, फाइल हैंडलिंग और जो आगे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं दोनों सारे वो कवर करेंगे। अब ये हमारा कोर्स जो एक पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर था, 8 डेज ट्रेनिंग थी जिसके अंदर हम लोगों ने अभी तक डे 5 तक काम कंप्लीट कर लिया। तो डे 6, 7, 8 आज हम लोग इकट्ठा कवर करेंगे बिकॉज ये छोटे से टॉपिक है, तो इसलिए इनको हम इकट्ठा करेंगे कवर। और डे 5 में हमने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी, उसको भी हम साथ थोड़ा सा देखेंगे कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को उस टाइम हमने देखा था कि हम लोग कैसे सोर्स फाइल और वो डेस्टिनेशन फाइल देकर यूज़ करते थे, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे। एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ, हम उसके अंदर देखेंगे कि हम लोग कैसे इनके फंक्शंस और कैसे मैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे फाइल कंपोनेंट को, कि फाइल कंपोनेंट में इनपुट डायरेक्टरी, आउटपुट डायरेक्टरी, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना, स्टफ लाइक दैट, इस तरह की सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हमने डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए हुए थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग साथ साथ डिस्कस कर रहे थे। लेकिन हम लोग डिप्लॉयमेंट मॉडल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अलावा हम लोग माइग्रेशन देखेंगे कि हम लोग कैसे फ्यूज़न क्राफ्ट से फ्यूज़न ईएपी पे हम लोग माइग्रेट करते हैं। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि जब ईएपी पे कन्वर्ट करते हैं तो हमें किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। और फिर हम लोग फ्यूज़ ईएपी के कुछ एडमिन टूल्स को देखेंगे, कुछ यूज़र कंसोल देखेंगे, ओटीओ कंसोल इसकी वो देखेंगे। और एट द एंड हम लोग सारे सेशंस को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे और एक कोई फाइनल प्रोजेक्ट हम लोग डिसाइड कर लेंगे जो कि हमने पूरी ट्रेनिंग किया। तो उसके एंड पे हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि जिसने ट्रेनिंग अटेंड किया है तो वो एक फ़ाइनल असाइनमेंट जो है ना वो बना के हमें सेंड करेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट फाइल कंपोनेंट से ही करेंगे, देन हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जो हमने पहले देखी थी, उसको भी रिकैप करेंगे और थोड़ी सी डाटा मैपिंग साथ सारा कुछ देखेंगे। फिर प्रोजेक्ट माइग्रेशन करेंगे, फिर इसके ऊपर डिप्लॉयमेंट करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे एडमिन कंसोल, ऑटियो कंसोल और बाकी सारी चीज़ें, और फिर सारे सेशंस को रिकैप करेंगे। तो स्विच करता हूँ मैं कोड स्टूडियो के ऊपर। वर्क स्पेस हमारा पीओसी वर्क स्पेस है, मैं उसी को चूज़ कर रहा हूँ। अभी रोशान आपने ज्वाइन किया था, आपको कोई क्वेश्चन अगर है तो? नहीं यार। चलो अच्छा, हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब भी ओपन करते हैं ये बड़ा इशू होता है कि मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन अच्छा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फ्यूज इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। इसको हम करेंगे फाइल डैश पीओसी प्रोजेक्ट, नेक्स्ट स्टैंड अलोन फ्यूजन क्राफ्ट, नेक्स्ट स्ट्रिंग डीएसएल एम्प्टी एंड फिनिश। दीज आर द स्टेप्स जो कि आप हर लेक्चर में फॉलो करते हैं और इसी के थ्रू आप लोग अपनी सारी जो ट्रेनिंग और असाइनमेंट्स वगैरह कर रहे होंगे। वैसे आप में से किसी ने ये एक्सप्लोर किए थे ये जो कंटेंट बेस्ड राइटिंग और कोड फर्स्ट और ये सारी चीज़ें? क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में तो ये सारा कुछ करवाया था, लेकिन आप में से किसी ने एक्सप्लोर किया? अगर किसी को कोई इशू आया हो तो वो हम लोग भी डिस्कस कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के बाद। हमारे पास यहाँ पे फाइल कंपोनेंट होता है। अभी जो मैं एक सिनेरियो क्रिएट करने लगा हूँ कि मेरे पास मैंने जो हमारा फ्यूज फाउंडेशन ट्रेनिंग का है इसके अंदर मैंने एक इनपुट का फोल्डर क्रिएट किया है और एक आउटपुट का फोल्डर क्रिएट किया है। मैं इनपुट के फोल्डर में फाइल प्लेस करूँगा और आउटपुट में उसको रीड करूँगा। तो अभी सबसे पहले इसकी हम डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। हमारे पास URI है, डायरेक्टरी का नेम यहाँ पर आएगा और साथ फाइल का नाम आएगा। तो डायरेक्टरी का नेम के लिए हमें यहाँ से पहले पूरी डायरेक्टरी का फाइल पाथ जो भी होगा उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें मैंने अभी आपको दिखाया कि फ्यूज फाउंडेशन ट्रेनिंग में इनपुट का फोल्डर है। और उसके बाद हमें यहाँ पे फ़ाइल नेम देना पड़ेगा। फ़ाइल नेम मैं जो भी फ़ाइल होगी मैं उसको दूंगा। मैंने एक फ़ाइल आउटपुट में रखी हुई है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ।
करते हैं और यही फाइल नेम मैं पूरा वहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होती है जिसमें अगर हमने फ़ाइल जब रीड करनी है, रीड करने के बाद साथ उसको डिलीट करवाना है या उसको मूव करवाना है, ये सारे स्टेप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप देख लें तो डिलीट और मूव के ऑप्शन हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपको मैंने बताया हुआ कि आपने हर जब भी कोई कनेक्टर यूज़ करें तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है और आप इजीली वहाँ से सारी की सारी इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके प्री मूव्स हैं, डिलीट हैं, ये इसकी ना ये फ्लैग्स हैं, इनको आपने ट्रू करना होता है। जैसे ही आप इनको ट्रू करते जाएंगे सिंपली और ये जॉनसन इसको यूज़ करता जाएगा। उसके अलावा और काफ़ी डिफरेंट ऑप्शन हैं यहाँ पर अवेलेबल कि अगर आपने कोई पॉलिंग स्ट्रेटजी लगानी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाए स्केजुलर में कि आपने कितनी देर बाद फाइल रीड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इन सेकंड्स और इनिशियल डिले करें ये 2 सेकंड्स का या 5 सेकंड्स का, और फिर हर हर जो उनसे 10 सेकंड के बाद ये फाइल रीड करें। यहाँ से आप टाइम यूनिट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द नेसेसरी ऑप्शंस कि आपने डिले कितना रखना है, इनिशियल स्टेप्स कितने रखने हैं। उसके अलावा फ़ाइल का नाम क्या होना चाहिए, फ़ाइल को आपने डिलीट करना है कि नहीं करना। उसके अलावा अगर आप एक दफ़ा फ़ाइल काफ़ी बड़ी फ़ाइल है उसको रीड कर रहे हैं तो उसको लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद फ़ाइल्स के अंदर भी कुछ फ़िल्टर हैं कि अगर आप देख रहे हैं कि मल्टीपल फाइल्स पड़ी हैं तो आपने किस फ़ाइल को उठाना है, किस एक्सटेंशन को उठाना है, तो यहाँ पे कुछ वो ऑप्शन हैं। उसके अलावा बफर साइज यहाँ पे बता रहे हैं कि वो स्ट्रीमिंग के लिए अगर हम फाइल स्ट्रीमिंग यूज़ करें तो उसकी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा फ़ाइल को अगर सॉर्ट करना है, मतलब जब आपकी फ़ाइल रीड हो रही है उसके बाद सॉर्टिंग की ऑप्शन आ रही है तो वो आ रहा है। उसके अलावा शफल की ऑप्शन भी, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑप्शन हैं। ये सारी की सारी ऑप्शन आप यहाँ से इनकी जो फाइल कनेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये हम लोग काफ़ी जगह पर ये यूज़ करते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट जो सा कंपोनेंट है। तो आपने इसको, मतलब इसको जब भी आपने यूज़ करना है, इसका यूज़ करने का सही तरीका ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी हैं आप, और जिस कंपोनेंट को आप यूज़ करें, लाइक डिलीट को मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ तो डॉक्यूमेंटेशन में जाकर यहाँ पे आप उस डिलीट कंपोनेंट को सर्च करें और उसके अगेंस्ट फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लें और उसके ऑपरेशन जितने भी होंगे वो आ जाएंगे आपके पास। अब यहाँ पे सारा जावा DSL में लिखा है, लेकिन आप स्प्रिंग DSL यूज़ करें तो स्प्रिंग DSL की ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ना भी हो तो आपको इजीली अवेलेबल, आपको पता है कि भाई फाइल कंपोनेंट्स ये स्टार्ट होगा एंड देन वो किस कंपोनेंट पे जा रहा है। जावा DSL से स्प्रिंग DSL में कन्वर्जन का मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में कि ये कैसे कन्वर्जन हम लोग करते हैं और कैसे हम इसको देख रहे होते हैं कि जावा DSL से स्प्रिंग DSL में कैसे देखेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये मैंने यहाँ पर ये किया है। उसके बाद मैं इसको लॉक करवाता हूँ। लॉक के अंदर जो कुछ भी होगा उसको मैं लॉक करवा दूंगा और उसके बाद मैं फिर एक फ़ाइल कंपोनेंट यूज़ करूँगा। पहले फ्रॉम से फ़ाइल कंपोनेंट था और अब जो सा है वो टू पे होगा। एडवांस में जाते हैं, आउटपुट डायरेक्टरी सिलेक्ट, और फाइल का जो नाम है, और फाइल का नाम हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, आउटपुट डॉट लॉग, क्योंकि लॉग फाइल मैंने यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। तो इसको हम डीबग कर लेते हैं, सेट ब्रेक पॉइंट, लोकल कैमल कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, फाइल को एक दफ़ा देख लेता हूँ जी। एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, ये हमारी फाइल है। लॉग कंपोनेंट्स हम इसको यूज़ कर रहे हैं। जी वो पहले 5 सेकंड का डिले लेगा। इनिशियल डिले हम लोगों ने 5 सेकंड का रखा था, वो हुआ, और उसके बाद उसने फ़ाइल रीड की। इसको मूव करते हैं। ये जो हमारी फ़ाइल के अंदर था ये यहाँ पे लॉग हो गया, यही चीज़ें हमने फ़ाइल में थी, और जब इसको हम देखेंगे तो ये वहाँ पर फ़ाइल आ चुकी होगी। इनपुट से डिलीट होगी हुई है फ़ाइल, आउटपुट में हमारे पास फ़ाइल है और इसका फ़ाइल का नाम चेंज हो गया, आउटपुट डॉट लॉग, उससे रिलेटेड जो भी फ़ाइल था वो नाम आ चुका है। तो ये क्वाइट सिंपल, इसको यूज़ करना काफ़ी इजी है, आप लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक POC क्रिएट करके रखा हुआ है, अगर आप इसको देखना चाहें मैं आपको वो दिखा देता हूँ।
मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैं HTTP लिसनर जो सा रेस्टलेट कंपोनेंट मैंने उसको यूज़ किया है। वो एक डमी सर्विसेज वेब सर्विसेज को कॉल करता है, वहाँ से जो भी डाटा आ रहा है मैं उसको लॉक करवा रहा हूँ। लॉक करवाने के बाद उसको मैं एक फ़ाइल में रीड कर रहा हूँ। अब मुझे पता है ये डाटा जो उनसे जेसन में आ रहा है, तो मैं उसको जेसन में रीड करूँगा। इन केस अगर मुझे पता है जेसन में डाटा लेकिन मैंने उसको CSV या मैं उसको XML में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू यूज़ द डाटा मैपर, जिसको हम अभी देखते हैं। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे और फिर जाके आप फाइल को रीड करेंगे। तो ये एक सिनेरियो मैंने एक छोटा सा रखा है कि API टू फाइल। उसके अलावा अगर फाइल टू फाइल करूँ, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखा दिया है, उसके अलावा मैंने DB टू फाइल, मैंने एक फाइल रेस्टलेट कंपोनेंट जो उनसे यूज़ किया टू ट्रिगर द फ्लो, और मैंने डाटाबेस से फाइल रीड की। रीड करने के बाद मैंने उस फाइल को फिर मैंने सेव करवाया एक दूसरी लोकेशन के ऊपर। तो डाटाबेस से फाइल रीड किया, उसको उसको मैंने करवाया। तो ये ऑप्शन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरह के मतलब छोटे छोटे POCs हैं जिसके ऊपर मैं टाइम नहीं ज़्यादा लगाना चाह रहा, लेकिन ये इजीली आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने फाइल से रीड किया, रीड करने के बाद मैंने उसको डाटाबेस में सेव किया। अब ये फाइल से जो मैं रीड कर रहा हूँ, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक ऑप्शन है हमारे पास जो देखने वाली है, वो ये है कि जब मैं फाइल से इसको रीड कर रहा हूँ तो क्या डाटाबेस के अंदर वही फॉर्मेट होगा जो मैं मतलब यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो इस केस में भी हमें अगर कोई इशू आ रहा है तो हम लोग डाटा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। वैसे तो टेक्स्ट फाइल को या हमने CSV फाइल को अगर इजीली रखा हो उनके कॉलम्स क्रिएट करके, तो एज इट इज़ उन कॉलम के बेस पे वो उसको जो सा है वो डाटाबेस में सेव करवा देता है। फिलहाल इस केस में मैं कह रहा हूँ कि मैं सिंपल एक उसको एज अ टेक्स्ट फॉर्म ले रहा हूँ और इंसर्ट इनटू वन कॉलम में उसको कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो है ना फाइल से रिलेटेड, कंपोनेंट से रिलेटेड सारी चीज़। मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ फॉर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि मेरे पास ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोजेक्ट भी पहले से ही क्रिएट है। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, चलें इस प्रोजेक्ट में से हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। अच्छा, इस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में मैं क्या कर रहा हूँ कि XML टू जेसन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। XML स्कीमा और जेसन स्कीमा मैंने यहाँ पर दिया है और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, और इसकी XML जेसन स्कीमा भी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर प्रोजेक्ट लोड हो जाए। फाइल कंपोनेंट से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पर दो स्कीमास क्रिएट किए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है XML स्कीमा। XML स्कीमा एक मेरे पास रूट एलिमेंट है। उस रूट एलिमेंट के बाद मेरे पास सीक्वेंस में एक बॉडी ID, टाइटल एंड यूज़र ID, और उसके बाद मेरे पास एक जेसन स्कीमा है। जेसन एक्चुअली रिक्वेस्ट है जिसके अंदर यूज़र का एक मेन कंपोनेंट है, देन यूज़र ID, टाइटल एंड बॉडी। क्योंकि हमारी ये बेसिक ट्रेनिंग है तो इसलिए मैं बेसिक ही स्कीमा यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज हमारे पास कम्प्लेक्स स्कीमास भी हो सकते हैं जिसमें लिस्ट, एरर्स, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करता हूँ यहाँ पर। इसको क्रिएट करने के लिए मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पहले बता दूँ, मैंने लास्ट लेक्चर में वैसे ये बताया था। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे करूँगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ लाइक टेस्ट, और XML, देन मैं करूँगा जेसन, नेक्स्ट। XML स्कीमा मैंने चूज़ करना है, तो XML स्कीमा मेरे पास यहाँ पे ये यूज़र डैश XML XSD स्कीमा पड़ा है, मैं इसको यूज़ करूँगा। और जैसे ही मैं इसको करूँगा, अगर स्कीमा में वैलिडेशन कोई एरर होगा तो वो बता देगा, अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो रूट एलिमेंट जो सा भी होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट करते हैं, देन जेसन स्कीमा को हम यूज़ करेंगे। जेसन स्कीमा में यही है, और जब मैं इसको फिनिश करूँगा तो मेरे पास कुछ डाटा फाइल्स क्रिएट हो। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, जो डाटा फाइल्स मेरे पास क्रिएट हो रही हैं जावा की। अब ये जनरेटेड फाइल्स मेरे पास क्रिएट हुई, अगर आप देखें तो इसके अंदर सबसे पहले तो वो जो रूट डायरेक्टरी थी जो कि XML स्कीमा से रिलेटेड थी, तो इसने रूट डॉट जावा के नाम से एक बनाया, क्योंकि जो भी रूट एलिमेंट का नाम होता है उसी के नाम से इसने क्लास क्रिएट कर देता है। और उसके बाद हमारे जितने एलिमेंट्स हैं अंदर, बॉडी ID, टाइटल, यूज़र ID, वो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर वो आ चुके हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो यूज़र से रिलेटेड, जो उससे रिलेटेड था, जो जेसन से रिलेटेड था, तो यहाँ पे जेसन प्रॉपर्टी ऑर्डर के मुताबिक अगर देखें, यूज़र ID, टाइटल एंड
बॉडी, और हमारे पास जो रूट एलिमेंट था वो यूज़र था, तो इसलिए यूज़र के जो सा नाम से एक क्लास क्रिएट हुई और उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर सारे के सारे उनके एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो ये दो हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर सोर्स फाइल में जाऊँ, सोर्स फाइल में हमारे पास जो चीज़ें क्रिएट यहाँ पर हो रही होती हैं, तो हमारे पास एंड पॉइंट क्रिएट होते हैं। एंड पॉइंट मैंने अभी टेस्ट क्रिएट किया था जिसका नाम मैंने रखा था ट्रांसफॉर्मेशन का टेस्ट, और इस टेस्ट के अंदर ये आईडी एक्चुअली थी, ट्रांसफॉर्मेशन का नाम मैंने सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन डॉट एक्सएमएल रखा हुआ, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। उसके बाद ये डॉलर की जो डिपेंडेंसी है वो यूज़ करता है टेस्ट सोर्स मॉडल। सोर्स मॉडल जो सा हमारा होगा वो भी जो जनरेटेड क्लास थी, जो कि रूट की क्लास थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, जावा की क्लास, यहाँ पे ये रूट डॉट जावा। उसके बाद टारगेट मॉडल में मैंने यूज़र रिक्वेस्ट डॉट, ये यूज़र रिक्वेस्ट है हमारे पास, ये टारगेट मॉडल है, ये उसकी क्लास है। मार्शलिंग आईडी विच इज़ ट्रांसफॉर्म डैश जेसन, जो कि हमने नाम वहाँ पे रखा था, और बाकी जो अनमार्शलिंग आईडी जो इस रूट क्लास का जो भी आईडी होगी वो आ जाएगी। मैपिंग, मैपिंग फाइल कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेशन डॉट एक्सएमएल। ट्रांसफॉर्मेशन डॉट एक्सएमएल वाली फाइल पे अगर मैं आ जाता हूँ, ये सारी हमारे पास सोर्स में रिसोर्सेज यानी कि क्लास पाथ के अंदर आपके पास अवेलेबल होती है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये चीज़ ओपन हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको ओपन विद एक्सएमएल एडिटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो सा ना, एक तो मैपिंग की दो दो डिफरेंट क्लासेस की, ये हमारे पास सोर्स क्लास है और ये हमारे पास डेस्टिनेशन क्लास है। अगर मैं अब इसकी मैपिंग यहाँ पे करना स्टार्ट करूँ, लाइक इस आईडी को मैं मैप करूँ इस आईडी के साथ, विच इज़ वेरी सिंपल और इजीली वो मैप हो रही है। इसको मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन को, एक्सएमएल एडिटर को अगर ओपन करता हूँ, तो ये देखें इस फील्ड को इस फील्ड के साथ उन्होंने मैप कर दी। आईडी इज टेकन फ्रॉम द क्लास ए और द यूज़र डॉट आईडी इज टेकन फ्रॉम क्लास बी, और ये दो क्लासेस जो क्रिएट हुई थी उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे सारी की सारी एक्सएमएल मैपिंग हो रही है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है मैपिंग में। ये सारे कंपोनेंट्स को ज़रा बंद कर लूँ। विद ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और बल्कि मैं एक यहाँ पे नई एक मैपिंग ऐड करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं अगर कोई ऑप्शन देना चाहता हूँ लाइक सेट वेरिएबल, उस वेरिएबल का मैं कोई भी यहाँ पे नाम क्रिएट कर सकता हूँ, और अगर मैंने पहले से कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, लाइक मैं पहले से एक वेरिएबल बना लेता हूँ फिर मैं उसको यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे सेट प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी में मैं एक कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करता हूँ और इसका नाम देता हूँ 1 2 3, एक्सप्रेशन को 1 2 3 सेव करता हूँ इसे मैं। इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ मैपिंग को, ये मेरे पास पहले से जो मैपिंग पड़ी मैं उसी को यूज़ करता हूँ। और सेट प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे नाम भी दे दूँगा माई वार एज अ वेरिएबल नेम। इसके कंपोनेंट में आता हूँ, मैं इस आईडी वाली चीज़ को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से मैं। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास ना ये एक ऑप्शन अवेलेबल होती है जिसमें आप हाइड कर सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब ये जो मैप है वो एलिमेंट वो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लू कलर का एक एरो सा शो रहा है कि ये मैप हो चुके हैं, और आईडी जो कि अभी मैप नहीं है। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो जो अनमैप्ड एलिमेंट होंगे सिर्फ वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, और सेम इज़ द केस ऑन राइट हैंड साइड। अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ, इस आईडी को मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस आईडी को जो मैंने वेरिएबल सेट किया था मैं उसके साथ इसको मैप कर दूँ। तो उस वेरिएबल को सेट करने के लिए मुझे सेट एक्सप्रेशन में करना पड़ेगा, सेट एक्सप्रेशन विच इज़ सिंपल लैंग्वेज, और यहाँ पे मैं करूँगा डॉलर प्रॉपर्टी डॉट माई वार, जो कि मैंने भी उस वेरिएबल का नाम रखा था। तो ऑटोमेटिकली जो भी उस वेरिएबल में जो भी उसकी वैल्यू होगी वो उसको यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। और मीनवाइल मैं कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये सोर्स रूट था, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, उस वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ डिफ़ॉल्ट वार, और इसकी जो ऑप्शन है सॉरी जो इसकी जो वैल्यू है
इसको मैं रख देता हूँ 500। और अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ तो देन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेट वेरिएबल। अब यहाँ पे मेरे पास वो वेरिएबल्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब हमारे पास मैपिंग के अंदर कई दफ़ा ऐसी ऑप्शंस होती हैं कि हम लोगों को डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी पड़ती हैं। तो कुछ इस तरह की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमने सेट करनी, तो हम इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि जब आप सेट एक्सप्रेशन करते हैं तो आप यहाँ पे इसको कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करते हैं, कांस्टेंट, और यहाँ पे एक्सप्रेशन में आप उसकी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 111 या 1, तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरह भी सिलेक्ट हो सकती है। तो दो ऑप्शन, मतलब एक आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं, दूसरा वेरिएबल से भी कर सकते हैं, और तीसरा जो जो मैंने आपको बताया था वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा सेट प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब सेट प्रॉपर्टी भी एज इट इज़ वैसे ही यूज़ होगी जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि पहले से सेट प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, जब सेट प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी ऑप्शन आ जाएंगी। अभी मुझे किसी किस्म का एरर आ रहा है कोई डिपेंडेंसी का, लेकिन ये भी इसी तरीके से ही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होती हैं। अगर आप देखें तो आपके पास है ऐड ट्रांसफॉर्मेशन, ऐड कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। अब ऐड ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप जाएं तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, डाटा टाइप कन्वर्जन अवेलेबल होती हैं, जो कि अभी ये 2 बुलियन कर रहा है क्योंकि वो सिंपल इस वैल्यूज़ को, इसकी डाटा टाइप को चेक कर रहा है। लेकिन अगर आप कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपने जावा का कोई फंक्शन है, उस जावा के फंक्शन आपने फॉर एग्जांपल आप जावा की पूरी क्लास बना सकते हैं, पैकेज बना के कोई भी आप उसके फंक्शन और सारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और उसके इनपुट पैरामीटर्स में आप इन रूट की कोई एलिमेंट या कोई वैल्यू देना चाहते हैं, तो देन आप यहाँ से उसकी वैल्यू पास करेंगे उस कस्टम क्लास को, और जब वो कस्टम क्लास को वैल्यू पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस मेथड को यूज़ करेगा, और देन हम उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग जब एडवांस ट्रेनिंग में जाएंगे तो हम ये कस्टम ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ का वहाँ पर इस चीज़ को कवर कर रहे होंगे। तो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सएमएल टू जेसन वाली जो चीज़ है वो हम लोग इस तरह हैंडल कर रहे थे यहाँ पर। डोंट सेव। तो ये दो कंपोनेंट्स तो हम लोग इस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप लोग कोई छोटा सा कोई असाइनमेंट कर रहे होंगे तो अब आप इसको देख रहे होंगे। अब मेन चीज़ आती है, हम इस प्रोजेक्ट की माइग्रेशन की बात करते हैं। प्रोजेक्ट माइग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर मुझे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज़ फ्यूज इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। ये भी मैं भी नाम रख रहा हूँ, ये भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, इसलिए ये भी नाम रख दिया स्टैंड अलोन। पहले हम लोग हमेशा यूज़ करते थे फ्यूज ऑन क्राफ्ट, अब हम करेंगे फ्यूज ऑन ईएपी। फ्यूज ऑन ईएपी करूँगा नेक्स्ट, तो हमारे पास सिंपल स्प्रिंग डीएसएल की ऑप्शन अवेलेबल होती है। इसी वजह से जब हम फ्यूज ऑन क्राफ्ट करते थे तो मैं आपको हमेशा स्प्रिंग डीएसएल यूज़ करवाता था, क्योंकि ब्लूप्रिंट डीएसएल या स्प्रिंग डीएसएल में दोनों में जो फ़र्क है वो सिंपल नेम स्पेसिस का था, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो अभी स्प्रिंग डीएसएल जो सा हम इसको यूज़ करते थे, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ही स्प्रिंग डीएसएल की होती थी। उसको यूज़ करने की वजह ये थी कि ताकि जब हम लोग उसको कन्वर्जन कर रहे होंगे तो इजीली कन्वर्ट होगा। अदरवाइज हमें दूसरी ऑप्शन पर ये थी कि हमें उनके नेम स्पेसिस और हर चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ता था। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको स्प्रिंग डीएसएल ही यूज़ करता था ताकि इजीली वो कन्वर्ट हो सके। अब इसकी कन्वर्जन के कुछ स्टेप्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखे रखे हुए हैं कि सबसे पहले हम लोग कैमल कॉन्टैक्ट जो सा होगा उसको कॉपी करेंगे, फिर हमारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे हम उनको कॉपी करेंगे, और फिर अगर कोई बीन हमारे पास होगा, अगर हम कोई जावा की क्लास यूज़ कर रहे हैं, बीन यूज़ करें तो हम उसको यूज़ करेंगे, और फिर हम कोई भी डिपेंडेंसीज जितनी भी हमारे पास फॉर्म फाइल में होगी हम उनको यूज़ करेंगे, और देन हम रेपोजिटरीज को कंपेयर करेंगे कि अगर रेपोजिटरीज में कोई इशूज़ है तो फिर हम उसकी रेपोजिटरी को भी कॉपी करेंगे। अब अगर आप देखें, ये जब मैं इफ्यूज ईएपी का प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ड्रैग स्टार्ट और एक हेलो बीन यूज़ हो रहा था। तो इसको सबसे पहले तो मैं कर दूंगा डिलीट, इस राउट की मुझे नहीं ज़रूरत। और जावा के अंदर जो मेरे पास टेस्ट ORG इसकी भी नहीं ज़रूरत, और इसके यूनिट टेस्ट में भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं इस फाइल POC को। मैं इसकी फ़ाइल को ओपन करता हूँ, इसकी सोर्स फाइल में जाता हूँ। सोर्स फाइल में जाने के बाद मेरे पास ये कैमल कॉन्टैक्ट है, मैं सिंपल कैमल कॉन्टैक्ट्स को पहले कॉपी करूँगा, यूज़ ये भी में आता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि इजीली नज़र आ सके। सेव करूँगा और ये मेरे पास वो फाइल रूट कॉपी हो चुका है। अच्छा, अब
हमारे पास जो दूसरी चीज़ होती है, हमने रिसोर्सेज कॉपी करने होते हैं। रिसोर्सेज मीन्स कि जब हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो अभी तो फिलहाल मैंने कोई रिसोर्स नहीं यूज़ किया। लॉग प्रॉपर्टी फाइल है, या हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शन होती हैं। लाइक अगर हम ये वाले इस फाइल BOC जो इस प्रोजेक्ट में देखें जहाँ पे हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारे पास ये जावा की क्लासेस थी। उसके अलावा हमारे पास डाटा ट्रांसफॉर्मेशन थी, ENP प्रॉपर्टीज थी, डिफरेंट किस्म की ऑप्शन थी। तो हमें फिर ये सारे रिसोर्सेज, ये जावा की क्लासेस, ये सारी की सारी हमें यहाँ पे EAP प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले वो सारी की सारी लेकर आनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग फिर आते हैं जो हमारा तीसरा स्टेप है, अगर कोई बीन है तो उसको कॉपी करना। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट में देखें तो हमारे पास इसमें अभी कोई बीन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब वो बीन होता है तो वो जो हम भी कोई जावा की क्लास यूज़ कर रहे हैं तो लाइक मेरे पास ये EAP का प्रोजेक्ट है, मैं अगर आपको इसी में दिखा दूँ, सोर्स प्रोजेक्ट में आते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के बीन्स हैं। तो हमें ये फिर जितने भी बीन्स होते हैं, ये तरह मैंने SSL की कॉन्फ़िगरेशंस की हैं, DB.properties हैं, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, तो हमें फिर ये भी साथ कॉपी करनी पड़ती हैं उस भी कैमल कॉन्टेक्स्ट के अलावा। फिर जब हम ये कॉपी करेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास जावा के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, लाइक ये हमारे पास क्लासेस थी, हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी फाइल थी, हमारे पास कोई अगर की स्टोर या ट्रस्ट स्टोर पड़ा है वो, तो इससे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस थी वो हमें कॉपी करनी पड़ती। देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कॉपी डिपेंडेंसीज एंड रेपोजिटरीज। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिपेंडेंसीज होती हैं। जब भी हम कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिपेंडेंसीज आती हैं। उन डिपेंडेंसीज के अंदर लाइक अगर हम रेस्टलेट के कोई कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, स्कीमा वैलिडेटर यूज़ कर रहे हैं, JDBC कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। तो आपको ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज कॉपी करके आपकी जो EAP वाली फाइल है उसकी डिपेंडेंसी के अंदर आपको इसको सेव करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी रेपोजिटरीज होती हैं। अब रेपोजिटरीज हमारे पास ये होती हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि रेपोजिटरीज की अगर हमें ज़रूरत पड़े तो तब हम उसको कॉपी करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें रेपोजिटरीज की ज़रूरत पड़ी है या नहीं पड़ी? सॉरी। तो रेपोजिटरीज के अंदर हमें जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हमें डिफरेंट किस्म के एरर्स आते हैं। उस एरर्स के अंदर फॉर एग्जांपल हमें कुछ इस तरह रिफ्यूज सोर्स का कोई एरर आया है, हमें कुछ मैवन रेपोजिटरीज के कुछ एरर हैं, तो देन हमें ये जो रेपोजिटरीज वाली फाइल्स हैं जो कि हमारे फ्यूज ऑन क्राफ्ट में होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। तो दीज आर द ऑप्शनल स्टेप्स, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें जो उनसे ना इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभार होता है कि कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज हैं जो कि इन रेपोजिटरीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, तो देन हमें उन रेपोजिटरीज की ज़रूरत पड़ती है। जब आपका फ्यूज ऑन EAP पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, देन आपने उसको बिल्ड करना होता है। बिल्ड करने के लिए आपके पास कमांड होती है मैवन इंस्टॉल MVN इंस्टॉल वाली। सिंपल अगर आप यहाँ से रन में जाके इंस्टॉल करेंगे तो वो एक फ्यूज ऑन EAP वाला प्रोजेक्ट क्रिएट होगा और ये बिल्ड सक्सीड होगा। तो आपके पास टारगेट के अंदर यहाँ पे वार फाइल एक क्रिएट होगी। जब इसकी वार फाइल जो क्रिएट होती है, अब उस वार फाइल का नाम अशगाल DSS QMD मैंने रखा हुआ। अब ये नाम हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ऑप्शन होती है प्रोजेक्ट की। अब मैंने यहाँ पे बताया जी कि आर्टिफैक्ट ID का जो नाम है वो ये है। उसके बाद मैंने बताया पैकेजिंग इस वार। अगर आप देखें जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी पॉम फाइल में जाएं तो ये आर्टिफैक्ट ID कुछ भी है, लेकिन इसकी पैकेजिंग बंडल है। और जब हम इसको कुछ क्रिएट करेंगे, लाइक मैं अगर इस प्रोजेक्ट को अगर मैं जाता हूँ MVN इंस्टॉल करता हूँ, बिल्ड सक्सीड हुई, टारगेट्स में आते हैं तो हमारे पास जार फाइल क्रिएट हो रही है। तो जो फ्यूजन क्राफ्ट है तो उसके लिए हमारे पास जार फाइल क्रिएट होती है जो कि अच्छा, अब ये भी OSGI कंटेनर्स के ऊपर हम डिप्लॉय करते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं जो मैंने डिस्कस किए थे। हमारे पास OSGI कंटेनर्स होते हैं, हमारे पास फ्यूज ऑन EAP होता है। तो फ्यूज ऑन EAP के लिए हमें वार फाइल चाहिए होती है, और फ्यूज ऑन जो OSGI कंटेनर्स होते हैं उसके लिए हमें जार फाइल चाहिए होती है। तो OSGI कंटेनर का हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करें, क्योंकि हम लोग एंटरप्राइज लेवल को ही देख रहे थे कि हम लोग प्रोजेक्ट्स को जब भी यूज़ करते हैं EAP वर्जन पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम OSGI वाली साइड पे नहीं गए। तो OSGI वाली साइड पे अगर जाना हो तो हम इसी प्रोजेक्ट को हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इसी जार फाइल को कॉपी करेंगे और जाके OSGI कंटेनर्स के ऊपर डिप्लॉय कर देंगे। लेकिन जो फ्यूज ऑन EAP है, तो जब हम इसको क्रिएट कर रहे होंगे तो हमें वार फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर डिफरेंट किस्म के वर्जन भी हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वर्जन अगर आपने कोई पहला वर्जन एक रखा हुआ है, चेंज करना है दूसरे वर्जन की, आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन है,
फ्यूज ऑन ईएपी के नाम है यहाँ पे। फिर अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास एक दूसरी ऑप्शन ये भी होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास फ्यूज का वर्जन था 6.5 या 6.7 या 7.1 और अब आप उसको लेटेस्ट वर्जन पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी डिपेंडेंसीज देखनी पड़ेंगी कि क्या डिपेंडेंसीज उनके साथ कंपैटिबल हैं कि नहीं। अगर हैं तो फिर आप सिंपल उस फ्यूज का वर्जन चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हर जगह वर्जन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप देखें, हम इन डिपेंडेंसीज के अंदर वर्जन को आइडेंटिफाई नहीं वर्जन को डिफाइन नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते ताकि जो फ्यूज़ का वर्जन है वो ऑटोमेटिकली हो जाए। अगर आप देखिए यहाँ पर मैंने फ्यूज़ का वर्जन यूज़ किया हुआ जो कि वो कह रहा है डुप्लीकेट हो रहा है। डुप्लीकेट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो फ्यूज़ का जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और ये वाला वर्जन सेम है। अगर मैं फ्यूज़ का वर्जन कुछ चेंज कर रहा हूँ यहाँ से फॉर एग्जांपल, और जब मैं इसको यहाँ पर भी इसको चेंज करना चाहूँगा तो हमें मतलब वो डिपेंडेंसी कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं रिमूव भी कर दूँ तो ये इजीली जो है ना चला। अगर इन केस अगर वर्जन कन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो आपको यहाँ पे वार्निंग्स की जगह एरर आना शुरू हो जाएंगे और फिर आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। खैर अभी मेरे पास ये एक वार फाइल क्रिएट होगी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब फ्यूज़ ऑन ईएपी के लिए मेरे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन मींस कि मैं यहाँ पे एक्चुअली फ्यूज़ ऑन ईएपी को मैंने इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ और इसको मैं कमांड लाइन के थ्रू मैं इसको चलाने लगा हूँ। जब हम ट्रेनिंग फेज में होते हैं या डेवलपमेंट फेज में होते हैं तब हम इसको CLI के थ्रू इसको रन कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्शन या UAT में जा रहे होते हैं देन हम इसको इस तरह नहीं यूज़ करते, फिर हम इसको एज ए विंडो सर्विस क्रिएट करते हैं और फिर हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट। डिप्लॉयमेंट में जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो पहले से एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। जब आपके पास जब ऑप्शन होती है तो आपके पास एक मिनट, इसको डिलीट करना है जो पहले से प्रोजेक्ट। तो जब भी आपके पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगी तो सिर्फ आपके पास ये ऑडियो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ होगा जो कि उसकी सारी कंसोल और हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। एक मुझे इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इसकी डिप्लॉयमेंट की ऑप्शन आ रही है। तभी मेरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका होगा और जब डिप्लॉय हो जाता है तो यहाँ पे आ जाता है स्टार्टेड इन सेकेंड्स और कितनी सर्विसेज हैं वो सारी वो बता देता है। एक्टिव मोड है या पैसिव मोड है वो आपको वो भी यहाँ पे बता रहा होता है। अब इसकी डिफरेंट किस्म की हमारे पास कंसोल्स होती हैं और उन्होंने यहाँ पर इनके URLs रखे हुए हैं। सबसे पहले तो हमने ये चेक करना कि हमारा सर्वर रन हो रहा है या नहीं हो रहा था। उसके लिए हमारे पास लोकल होस्ट 8080, तो उससे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है द सर्वर JBoss एंटरप्राइज एप्लीकेशन इज रनिंग। तो कई दफ़ा होता है हमें हेल्थ चेक की ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हेल्थ चेक के लिए हम लोग फिर इस सर्विस को यूज़ करते हैं। अगर हमें रिस्पॉन्स में आ जाता है सर्वर प्लेटफॉर्म इज़ अप एंड रनिंग तो इट्स मीन ये सर्वर इज़ रनिंग। देन आपके पास एडमिन कंसोल होती है। एडमिन कंसोल के दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ से जा सकते हैं जो पोर्ट यूज़ करता है 999, दूसरी ऑप्शन आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल पे क्लिक करें और इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है एडमिन। लेकिन इसका हम पासवर्ड और यूज़र सेट करते हैं जब ये EAP सर्वर को हम कन्फिगर कर देते हैं, जो कि एक डिफरेंट ऑप्शन है। हम उसके अंदर हम बाद में कभी देख लेंगे। बहरहाल अभी मैंने डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम एडमिन मैंने इसको सेट किया। ये आपके पास एडमिन कंसोल है। अब आपके पास डिफरेंट डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस होती हैं। आप अभी हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया मैं यहाँ से इसको अपलोड डिप्लॉयमेंट करूँगा। अशगाल ये वाला प्रोजेक्ट था, ये फ़ाइल मेरी वार फाइल क्रिएट हुई। नेक्स्ट, अब इस प्रोजेक्ट का नाम और अगर मैं कोई चेंज करना चाहूँ नाम तो मैं कर सकता हूँ। फिनिश करूँगा। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, अगर कोई इशू होगा तो एरर देगा, नहीं होगा तो वो जॉनसन उसको डिप्लॉय कर देगा। आई थिंक अभी इसको एरर देगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फाइल यूज़ कर रहा हूँ, qmd-dev.properties, और इस dev.properties को मैंने यहाँ पे एज ए कन्फिगरेबल रखा हुआ। qmd-config.properties लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कुछ सिस्टम प्रॉपर्टीज़ होती हैं EAP सर्वर की जिसको हम लोग सेट करते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को फिर हमें यहाँ पे जाके सेट करना पड़ता है। अगर मैं आता हूँ यहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स में EAP के अंदर स्टैंड अलोन, देन वी हैव कॉन्फ़िगरेशंस, स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। लाइक कॉन्फ़िग विच वैल्यू इज इक्वल टू डेव, यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यू डेव सेट की हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस होती हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपना सारे प्रोजेक्ट को जो है ना देख रहे होते हैं।
अच्छा, अब इसको वेट कर लेते हैं उसकी डिप्लॉयमेंट का। वैसे मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि मेरा रियल एक प्रोजेक्ट था चगाल के लिए, हम लोगों ने क्रिएट किया था। इस प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं, जो कि सबसे पहले तो ये डेटाबेस से डाटा पिक करता है, फिर कुछ लोकेशंस पिक करता है और फिर एक्सटर्नल सर्विस को कॉल कर रहा है इन लूप, और उसके बाद उसको एग्रीगेट करते हुए फिर डीबी के अंदर ऑडिट सोर्स करवा रहा है और जो भी हमारा जो डाटा है वो आगे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर रहा है। तो अच्छा, एक ऑप्शन इसको इसको हम कहते हैं जो एक प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये होती है। दूसरी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम उसको हॉट डिप्लॉयमेंट जिसको हम कह रहे थे। हॉट डिप्लॉयमेंट क्या होती है कि हमारे पास ये वार फाइल क्रिएट है, मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं इस डिप्लॉयमेंट ऑप्शन में आके यहाँ पे इसको मैं ऐसे डायरेक्ट पेस्ट कर दूँगा। जब मैं पेस्ट करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ना उसको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अभी, हाँ जी बिल्कुल, ये स्टार्ट उसने कर दिया। इस ऑप्शन को मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ ताकि वहाँ से वो डिप्लॉयमेंट हो जाए। अब ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी, उसने कह दिया टोटल 4 राउट्स आर स्टार्टेड। इसमें 4 ही राउट्स थे और चारों के चारों स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमने ये चेक करना हो कि हमारा जो राउट स्टार्ट हुआ है वो हम उसको कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन होती है। हम लोकल होस्ट पे जाएंगे, लोकल होस्ट 8080 एंड देन वी हैव ऑप्शन फॉर होटियो, और इसको मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से भी यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। अब ये हमारे पास एडमिन कंसोल था और ये हमारे पास डेवलपर कंसोल है जो कि अभी ओपन हो रहा है। इसको हम वेट कर लेते हैं ज़रा। इसको यूजर नेम पासवर्ड में यहाँ पे मैंने भी सेट किया हुआ एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट सारों का। अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है कि कौन सा रन टाइम है और वो कौन कौन सी कन्फिग्रेशन यूज़ कर रहा है, कौन से पाथ्स लाइब्रेरी पाथ्स हैं, कौन सी जावा होम का जावा का कौन सी डायरेक्टरी यूज़ कर रहा है, उसका जावा होम का पाथ क्या है, उसके अलावा कुछ क्लास पाथ हैं। डिफरेंट किस्म की ऑप्शन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होती हैं। देन आपके पास डिफरेंट किस्म की GMX ऑप्शन हैं, कनेक्ट हैं। अब यहाँ पे मेन आपका जो काम है वो सारा कैमल, क्योंकि कैमल बेस है तो कैमल के अंदर आएंगे आप, और कैमल में जो आपका प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब जिस तरह यहाँ पे आपके पास 4 आउट्स हैं, QMD, लास्ट ऑब्जर्वेशन, NWP एंड वेदर अलर्ट्स। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो हमारे पास लास्ट ऑब्जर्वेशन, NWP, QMD एंड वेदर अलर्ट्स, ये 4 किस्म के हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनमें से किसी एक को बंद कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं वेदर अलर्ट को मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, मैं स्टॉप करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गई वेदर अलर्ट इज स्टॉप एंड इन कंज्यूमिंग स्केजुलर। ये सारा ये जो इसको मैंने स्टॉप कर दिया हुआ है। और अगर मैं लास्ट ऑब्जर्वेशन को भी स्टॉप करता हूँ, यहाँ पे लास्ट ऑब्जर्वेशन को भी स्टॉप होगा। अब मैंने इन सारों को अगर मैंने दोबारा से स्टार्ट करना है तो मेरे पास 4 राउट्स आर स्टार्टेड, और यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे राउट्स जो उनसे ना वो स्टार्टेड के ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने अपने जो प्रोजेक्ट वाइज अपने जो राउट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना है, तो ये होटियो का जो आपके पास कंसोल है इसके अंदर आप जाके उनके डिफरेंट किस्म के राउट्स को कंसोल कर इसको जो उनसे ना आप स्टॉप एंड स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टॉप एंड स्टार्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जो कि राउट डायग्राम। अब मैंने जो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट किया है, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं तो आपके जो पूरा प्रोजेक्ट की जो डायग्राम होती है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होती है कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, वो हर ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होती है। फिर उस ऑप्शन में अगर आपने किसी पे क्लिक करेंगे तो उस ऑप्शन से रिलेटेड वो आपको बता देगा कि भाई ये आपका कांस्टेंट है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी का नाम है और ये एक्सप्रेशन आप लोग उसके अंदर यूज़ करें, डिफरेंट किस्म की एक्सप्रेशन, और वो हर चीज़ बता देगा आपको। तो ये भी आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप अपनी इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप एक्सचेंज में देखेंगे कि इन फ्लाइट मैसेजेस कितने हैं। अभी मेरे पास लास्ट ऑब्जर्वेशन और वेदर अलर्ट के मैसेजेस इन फ्लाइट है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अभी वो चल रहे होंगे और उसमें अभी एक एक्सेप्शन आई है कि उसको डाटाबेस नहीं मिला, तो एक ख़त्म हो चुका होगा। देखें तो वेदर अलर्ट का अभी भी आपके पास इन फ्लाइट में मैसेज पड़ा हुआ। तो ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आप देखें। अब ये मेरा वो भी क्रिएट हुआ, ऑडिट में उसने इंसर्ट किया और यहाँ पर ये आ गया, क्योंकि इस सर्विस को यूज़ करने के लिए VPN की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से हमारे पास एरर आया और इन फ्लाइट मैसेजेस हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। और ये सारे अभी थोड़ी देर बाद अगर कोई दूसरा सर्विस में कोई मैसेज चलेगा तो वो इन फ्लाइट मैसेजेस सारे वो आपके पास यहाँ पर आ रहे हों। उसके अलावा हम लोग टाइप कन्वर्जन अगर कर रहे हैं, जिस तरह मैंने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दिखाया था कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं,
तो इन दैट केस अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास होगी तो यहाँ पर आपके पास वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास शो हो रही होगी कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। और फिर उस मैसेज के अंदर आप जाके उसकी सारी प्रॉपर्टीज, अब ये जो यहाँ पर आप इन टेबल्स और राउट्स के अंदर आप देख रहे होते हैं, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे जितने भी आपके एंड पॉइंट यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डेटाबेस के एंड पॉइंट यूज़ करें तो यहाँ पे डेटाबेस के एंड पॉइंट और उसकी कौन सी क्यूरी आप यूज़ करें, यहाँ से वो क्यूरी भी आ रही होती है, आपको नज़र आ रही होगी। उसके अलावा आप कौन सी एक्सटर्नल सर्विस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टाइमर यूज़ कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ योर प्रोजेक्ट इज शोइंग हियर। तो आप उसको इजीली आप प्रोजेक्ट के अंदर जाके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं तो यू हैव ओनली द वार फाइल, तो वार फाइल में आप जाके आपके पास ये कंसोल अवेलेबल नहीं है, तो एट दैट टाइम आप जाके अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे पास ये ऑप्शन है और मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ। तो सारे प्रोजेक्ट की जितनी भी ऑपरेशन होंगे, चार्ट होंगे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। फिर आप अपने प्रोजेक्ट में कितने कंपोनेंट्स यूज़ करें वो भी ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल, लाइक हम लोग बीन यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, JDBC कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, क्वाड्स कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, स्केजुलर यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शन जितने भी आपके कंपोनेंट्स है वो यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको बता रहा है। और फिर किस कैमल कॉन्टैक्ट्स के अंदर है वो भी बता रहा है कि QMD के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास सिर्फ एक ही कैमल कॉन्टैक्ट्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, मल्टीपल कैमल कॉन्टैक्ट्स को हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम लोग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हर कैमल कॉन्टैक्ट एज ए सिंगल सर्विस यूज़ हो रहा होता है। अगर हमने मल्टीपल यूज़ करेंगे तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का जो एक कह लें कि जो यूज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जितने कंपोनेंट्स हम लोग यहाँ पर वो यूज़ कर रहे थे। फिर अगर मैं बात करूँ कुछ इवेंट हैंडलर, कंज्यूमर, तो ये सारे के सारे कि आपके पास NWB कंपोनेंट का जो सा है वो इस राउट में यूज़ हो रहा है, स्केजुलर इस आउट, तो आप डिफरेंट किस्म के जो कंज्यूमर हैं वो आपको बताएं। कंज्यूमर्स आर द दोज कंपोनेंट जो जिनसे आपका फ्लो स्टार्ट हो रहा है। इस तरह मैं अगर NWB की बात करूँ, मैं इस प्रोजेक्ट पे आता हूँ, ये NWB तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपोनेंट मेरे पास यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे देखें डायरेक्ट कंपोनेंट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ लास्ट ऑब्जर्वेशन की, तो ये टाइमर से यूज़ हो रहा है, तो लास्ट ऑब्जर्वेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइमर। तो जो कंज्यूमर है विच इज़ फ्रॉम, जो हम लोग अपने अगर सोर्स कोड में भी देखें तो जो फ्रॉम वाली सर्विसेज हैं जहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये देखिए ये जो फ्रॉम है ना, ये कंज्यूमर्स इनको हम लोग कहते हैं। तो ये जितने भी कंज्यूमर हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। फिर एरर हैंडलर्स हम देखें तो एरर हैंडलर्स को भी हम लोगों ने, डिफ़ॉल्ट एरर हैंडलर भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के एरर हैंडलर्स हैं जिनको हम देख रहे होते हैं। फिर हेल्थ चेक की सर्विसेज है, कहाँ कहाँ पे हम हेल्थ चेक यूज़ कर रहे हैं वो बता रहे हैं। फिर प्रोड्यूसर, अब ये जितने कंपोनेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं, ये सारे के सारे आपके जितने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है ना, उनको इजीली यहाँ पे डिफाइन करके यूज़ करके बता दिया हुआ है कि आपके कौन कौन से कंपोनेंट आप लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा मैं सर्विसेज कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो सारी सर्विसेज जो है ना वो यहाँ पर आ रही हैं, कितने थ्रेड पूल्स हो रहे हैं, ये सारी जितनी भी ऑप्शन आप यहाँ से इजीली उसको देख सकते हैं। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट माइग्रेशन को देखा, डिप्लॉयमेंट को देखा, और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि हम लोग जो EAP, जो फ्यूज़ EAP हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एडमिन कंसोल में थोड़ा सा आऊँ, तो जिस तरह अभी मैंने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया, अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब ये वाली ऑप्शंस वो हैं जो कि आपको यूज़ हो रही हैं आपके पास वार फाइल के अंदर। अगर आप देखें तो हमारे पास, मैं यहाँ पर आता हूँ, इस जार के अंदर आता हूँ, तो जावा के अंदर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन थी। com.weather का एक पैकेज है और उसके अंदर ये 4 क्लासेस हैं। प्रोसेसर का पैकेज है, उसमें एक क्लास है, और शोर डाटा का एक पैकेज है जिसमें डिफरेंट किस्म की क्लासेस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये वही सारी चीज़ें हैं जो कि इजीली मेरे पास अवेलेबल हैं। शोर डाटा के पैकेज है जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं, com.weather उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं, और प्रोसेसर के अंदर क्लासेस हैं। उसके अलावा हमारे पास dev.properties है, यहाँ पे हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। हम इन प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं कि हम लोग कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, क्या यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करें। तो ये एडमिन के पास ये राइट्स अवेलेबल हैं कि वो उन प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सके। लेकिन अगर आप OTO में जाएँ तो यहाँ पे आपको वो प्रॉपर्टीज़ के राइट्स, वो वाली चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी। तो एडमिन के पास ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल है कि उसको कैसे इसको देख सकता है। उसके अलावा डिफरेंट डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस के बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन के अंदर वो, जिस तरह मैंने आपको सिस्टम प्रॉपर्टी दिखाई थी standalone.xml की, तो आप उसके अंदर जाके वो ऑप्शंस को भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपको दिखाया था config इज इक्वल टू dev, तो यहाँ पे मैंने रखी है। तो यहाँ से मैं इस डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ को देख भी सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ और उसको
कैंसिल भी कर सकता हूँ। यहाँ इसको मैं एडिट करना चाहूँ तो इस डेव की जगह मैं UAT QA भी सारा कुछ मैं कर सकता हूँ। अब UAT QA करने के लिए मुझे दोबारा से डिप्लॉयमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप देखें मेरे कॉन्फ़िग का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने डिफरेंट ऑप्शन रखी हैं। लाइक QMD का डेव है, तो इसी तरीके से डेव है और QA है। अगर मैं डेव से QA पे जाऊंगा तो मुझे पूरी डिप्लॉयमेंट दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। मैं जस्ट यहाँ से इस ऑप्शन से जाके इसको एडिट करूँगा, सेव करूँगा और अपने रीसेट कर दूंगा या रीस्टार्ट कर दूंगा सर्विसेज को, तो मेरा काम हो जाएगा। उसके अलावा डिफरेंट रन टाइम ऑप्शन हैं। अब मेरे पास जो सर्वर है ये मेरे लैपटॉप का नाम आ रहा है, उसमें वो बता रहा है कि सर्वर पे मैं किस IP और किस जो सा ना पोर्ट पे यूज़ कर रहा हूँ, तो डिफरेंट किस्म की ऑप्शन आ रही हैं। उसके अलावा अगर अब जिस तरह मैंने आपको बता रहा था कि हमारे सर्वर के अंदर 7.0 से हमने 7.5 पे अगर कन्वर्ट करना है, तो हमें पूरा सा EAP सर्वर दोबारा से जाके री इंस्टॉल या हर चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। हमें सिंपल एक पैच फाइल है जो कि हमें इस मॉड्यूल वाले फोल्डर में रखनी पड़ेगी और उस पैच फाइल को हम ऐड करेंगे। यहाँ से ऐड पैच फाइल नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पैच इंस्टॉल करेगा और हमारे सर्वर को अपग्रेड कर देगा। उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है यूज़र के रोल्स की और उनके यूज़र नेम पासवर्ड्स की। तो यहाँ से हम जाके यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं कि भाई डेवलपर है, डेवलपर के बाद हम उसको कौन कौन सी ऑप्शन में इंक्लूड करेंगे, कौन कौन सी ऑप्शन में एक्सक्लूड करेंगे। लाइक मैं इस डेवलपर को मैं मॉनिटर करने के लिए कर सकता हूँ या सुपर यूज़र है, मतलब वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं उसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। और ये रोल्स कहाँ से आ रहे हैं, इन रोल्स को मैनेज करने के लिए अगर आप देखें मोनीटर एडिटर ये सारे रोल्स हैं, तो हम कस्टम रोल्स भी यहाँ पे जो सा ना देख सकते हैं। इनकी आगे ऑप्शंस पे जाके डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स मोस्टली हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई LDAP या इस तरह की जब चीज़ें हमारे पास सर्वर्स होते हैं, तो उसके अंदर हम डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ द एडमिन, और ये LOB लाइन ऑफ बिजनेस यूजर्स हैं या सेंट्रल IT हैं। तो हम डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स जो है ना यहाँ से हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे थे। तो ये हमारे पास सारी एडमिन कंसोल थी और ये आपके पास OTO कंसोल थी जिसको हम लोगों ने देख लिया। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हम पहले देख लेते हैं, देन हम लोग फिर अपने सारे सेशंस को रिकैप करेंगे। जी कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, नहीं भी है तो बता ही दें यार। नहीं यार, अब आगे प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर कोई क्वेश्चन निकला तो फिर जी बिल्कुल, वो ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों के पास स्काइप ID मेरा अवेलेबल है और जब भी आप चाहें उसको आप जो है ना मुझे पिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जितने भी हमारे पुराने सेशन से उनको हम रिकैप कर लेते हैं। सारी स्लाइड्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। मैं भी यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। जो हमारा फर्स्ट सेशन था, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था अपने कोर्स का, रेड हैट फ्यूज़ का, और उसके बाद हमने कुछ उसके प्री रेक्विजिट्स देखे थे कि प्री रेक्विजिट्स क्या आते हैं। और प्री रेक्विजिट्स में आए तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग जावा की हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप देखें कि अभी तक हमने इतनी ज़्यादा जावा को यूज़ नहीं किया, तो कोर जावा का मैंने इसलिए बात की थी कि हमें पैकेज का पता होना चाहिए, क्लासेस का पता होना चाहिए, बेसिक छोटी सी प्रोग्रामिंग जावा के हमें पता होना चाहिए, सिंटैक्स का। उसके अलावा अपाचे कैमल की मैंने बात की थी। अपाचे कैमल की मैंने इसलिए बात की कि अगर आप यहाँ पर देखें इस कैमल बेस सारा कुछ काम हो रहा है। अगर यहाँ पे भी आए कैमल के अंदर तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शन होती हैं, यानी कि सब सिस्टम्स हैं। सब सिस्टम्स के बाद आपके पास ये जितनी ऑप्शन है ये सारी कैमल की से रिलेटेड हैं। तो इसलिए मैंने कहा था अपाचे कैमल से रिलेटेड बेसिक आपको पता होना चाहिए। देन मैवन की मैंने बात की थी। मैवन मैंने इसलिए बात की थी कि हम लोग जब भी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो हम उसको मैवनाइज कर रहे होते हैं, मैवन इंस्टॉल, डिफरेंट किस्म की ऑप्शन हम लोगों ने देखी थी, तो इसलिए मैवन की बात की थी। ESB की मैंने इसलिए बात की थी कि ये पूरा का पूरा एक ESB है जिसको हम देख रहे थे, और बेसिक नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन का आप लोगों को पता होना चाहिए। ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शन मैंने डिस्कस की थी। देन हम लोगों ने इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि क्लासिक आर्किटेक्चर क्या होता है, और फिर हम लोगों ने बात की थी कि जाइल इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, जो कि माइक्रो सर्विसेज बेस्ड यूज़ कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने भी आपको थोड़ा सा बताया था भी कि माइक्रो सर्विसेज हम क्यों यूज़ करें, ताकि इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी सर्विस हो। देखें अब हमारी जो राउट्स हैं इवन वो भी हम एज अ माइक्रो सर्विस यूज़ करें कि एक राउट अगर बंद हो रहा है तो दूसरा राउट उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो एक तो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर राउट्स को भी हम लोग एज अ माइक्रो सर्विस ट्रीट करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ बात की थी रेड हैट फ्यूज़ के प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमारे पास फ्यूज़ स्टैंड अलोन होता है, हमारे पास फ्यूज़ जोन से ऑन क्राफ होता है, और नहीं सॉरी ओपन शिफ्ट होता है, और उसके बाद हमारे पास फ्यूज़ ऑनलाइन होता है। हमारे पास ये तीन किस्म के ऑप्शन अवेलेबल होती हैं।
स्टैंड अलोन, ओपन शिफ्ट एंड ऑनलाइन। तो हम लोगों ने कहा था हमारा ये पूरा जो कोर्स है वो फ्यूज स्टैंड अलोन के ऊपर डिपेंड करता है। स्टैंड अलोन के बाद हमने देखा था कि स्टैंड अलोन में डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं, फ्यूज ऑन क्राफ्ट, ईएपी एंड स्प्रिंग बूट। अभी हमने क्राफ्ट पे काम किया था और ईएपी पे अभी हम लोगों ने कन्वर्ट किया था। ये दो चीज़ें हम लोगों ने इजीली यूज़ की। स्प्रिंग बूट को हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ये पूरे का पूरा जावा डीएसएल को यूज़ करता है, कैमल डी एक्सएमएल डीएसएल को यूज़ नहीं कर रहा। तो हमने इस चीज़ को देखा। फिर हम लोगों ने एनवायरनमेंट सेटअप किस तरह किया था, हमने वो चीज़ देखी थी। फिर हम लोग अपने डेमो में आ गए थे और हमने सारी इसकी जो चीज़ें देखी। तो फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने ये किया था और फर्स्ट सेशन में हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के आर्किटेक्चर्स को भी देखा, तो हर चीज़ देखी थी। सेकंड सेशन में हम लोगों ने क्या किया था कि सेकंड सेशन के अंदर हम लोगों ने अपने पूरे जो टूलिंग था, हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट था, हम लोगों ने वो क्रिएट किए थे। सेट बॉडी कंपोनेंट्स, राउट्स, वेरिएबल्स, डायरेक्ट वीएम्स, लॉगर्स किस तरह यूज़ करते हैं, रेसलेट कंपोनेंट, स्केजुलर। और फिर हम लोगों ने अपनी डिपेंडेंसीज अगर ऐड करनी हो तो इस वेबसाइट पे जाके हम लोगों ने कहा था कि हम इस वेबसाइट पे जाकर हम अपनी डिपेंडेंसीज को देख सकते हैं। और इस डिपेंडेंसी के अंदर हमने फिर एक और बात भी की थी। लाइक मैं अगर बात करता हूँ इस रेसलेट कंपोनेंट की, इसको मैं सर्च करता हूँ तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस रेसलेट कंपोनेंट की डिपेंडेंसी के बाद हमें इसकी डिपेंडेंसीज भी देखनी पड़ती है। लाइक मैं अगर बात करूँ इस डिपेंडेंसी की, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो अगर मैं ये नीचे आता हूँ तो इससे रिलेटेड अगर कोई अभी यहाँ पे बता रहा है कंपाइल्ड डिपेंडेंसी 0, यानी कि ये वाली जो डिपेंडेंसी ये आगे और किसी डिपेंडेंसी को यूज़ नहीं करती। लेकिन अगर कुछ ऐसी डिपेंडेंसी है जिनकी आगे कंपाइल्ड डिपेंडेंसी, तो हमें उन डिपेंडेंसी के साथ साथ हमें वो जो उसकी जो चाइल्ड डिपेंडेंसीज होती हैं हमें उनको भी यूज़ करना ज़रूरी होता है। ये हमने बात की थी। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर की थी हर कंपोनेंट की, जो कि मैं आपको हर सेशन में बताता रहा हूँ कि हम लोग कैसे हर कंपोनेंट में अपनी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करते जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम फिर दोबारा से बात करते हैं सेशन 3 की। सेशन 3 में हम लोगों ने जेसन पाथ को देखा था, एक्सएमएल पाथ को देखा था, हमने डिबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग देखी थी। फिर हम लोगों ने डेटाबेस कंपोनेंट्स देखे थे। डेटाबेस कंपोनेंट कनेक्टर्स के अंदर फिर हमें दो चीज़ें थी, जेडीबीसी एंड एसक्यूएल। जेडीबीसी इज यूजिंग द बॉडी के अंदर हम लोग अपनी क्यूरीज पास करते थे, एसक्यूएल के अंदर हम लोग उस कंपोनेंट के अंदर अपनी क्यूरीज को क्रिएट करते थे। फिर इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए हम लोगों ने बीन्स यूज़ किए थे कि बीन्स में हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इन बीन्स के रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपनी डिफरेंट किस्म की ऑप्शन, जिस तरह ये DBCP2 जो हमारे पास एक क्लास है, फिर हम इन बीन के लिए हम लोग ड्राइवर क्लास के साथ साथ फिर हम URI और यूज़र नेम पासवर्ड हम लोग देते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी। फिर हमने डिफरेंट सेट इंसर्ट ऑप्शंस ये देखे थे, स्टोर प्रोसीजर कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, पैरामीटराइज क्यूरी को देखा था, बल्क इंसर्ट विद स्प्लिट कंपोनेंट, हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा था। देन हम लोगों ने जो लास्ट सेशन था हमारा ऑन थर्सडे, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कन्फिगरेशनल प्रॉपर्टीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, जिस तरह के यहाँ पर मैं आपको यूज़ हो रही हैं डेव UAT प्रॉपर्टी, हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा था सोप सर्विसेज कैसे कंज्यूम करते हैं, रेस्ट सर्विसेज कैसे करते हैं। फिर इस रेस्टलेट कंपोनेंट के अंदर फिर हमने URI पैरम्स, क्यूरी पैरम्स और हेडर्स, ये तीनों चीज़ें देखी थी, हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था, जो कि आज भी देखा था। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बेसिक चीज़ें देखी थी, आज हम लोगों ने उनको मैपिंग करके सारी चीज़ें देखी थी। और डिबगिंग एंड ट्रबल शूटिंग तो हम लोग करते ही जा रहे थे। एंड देन वी हैव द लास्ट सेशन विच इज़ सेशन 5, जिसके अंदर हम लोगों ने फाइल कंपोनेंट और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को देखा, प्रोजेक्ट माइग्रेशंस को देखा, डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं, EAP और EAP के पूरे एडमिन कंसोल, यूज़र कंसोल, डेवलपर कंसोल, उन सारों को देखा। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट असाइनमेंट की। तो प्रोजेक्ट असाइनमेंट से सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप अपने आप को इस पूरी ट्रेनिंग में जो आप लोगों ने सीखा है, तो 10 में से अपने आप को किस नंबर पे आप लोग रेट करते हैं। देन हम लोग अपने फाइनल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से आप लोगों को प्रोजेक्ट दूंगा। जी अभी हमारे पास 5 लोग अवेलेबल हैं, तो एक एक करके बता दें प्लीज़। मेरे ख्याल से अभी इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे तो अभी हमने देखा नहीं। ठीक है, बेसिक सिनेरियोज ही हमने कवर किए हैं, तो उस हिसाब जी से हाथ हौला ही रखना। अच्छा। तो बाकी माजबीन एंड हमारे पास और कौन है जी, उसामा है और उसके अलावा एक और भी हैं, दूसरा, ये शायद मैंने नाम से ही बोला है। तो आप
आप लोग भी बता दें कि आप लोग अपने आप को 10 में से कहाँ तक रेट करते हैं, ताकि उसी हिसाब से मैं आपकी असाइनमेंट कौन सा नाम दूंगा। मेरा भी यही ख्याल है कि अभी ज़रा मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल की नहीं अभी, मतलब 6-10 में से अगर कह लें तो 6 या इतने लेवल तक की अगर आप असाइनमेंट दे दें तो वो मेरा ख्याल ठीक होगी, काफ़ी होगी। ठीक है। एंड सामा? मैंने इसके अंदर मतलब जो पिछले सेशन में उसकी तो चीज़ें कवर की हुई हैं, लेकिन ये आज वाली डेवलपमेंट वो चले मैं डिप्लॉयमेंट जो ऐसा करता हूँ कि ये नहीं। इस सेशन के बाद ना फिर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट कर दूँ, ताकि जो लोग नहीं भी अवेलेबल हैं वो लोग भी इसको देखें। और हम लोग ये आज वाले सेशन वाली चीज़ें हम नहीं, मतलब उसमें फाइल कनेक्टर्स और डाटा ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर देखूंगा, लेकिन ये पी वाली चीज़ें इंक्लूड नहीं करूँगा। और एक सेशन है जिसके अंदर हम लोग मतलब एक ऐसी असाइनमेंट दूंगा जिसमें हमने जितने कंपोनेंट्स देखे हैं वो सारे के सारे आप लोग यूज़ कर लें। तो अभी इस ट्रेनिंग को फिर हम लोग एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, देन अदरवाइज हम इस अपने लास्ट सेशन की ट्रेनिंग को एंड करते हैं। और अच्छा, फ्रॉम और दूसरा ये कि जो टाइमलाइन है असाइनमेंट की, वो तो अभी कोई नहीं है ना ऐसी, क्योंकि आपको पता है साथ में दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं हमारे, और अच्छा, वीकेंड वगैरह टाइमलाइन पे टाइम ठीक है, मिलता है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ। टाइमलाइन से रिलेटेड मैं बात करूँगा, जो मतलब ट्रेनिंग ये सारे स्केड्यूल्स करते हैं उनसे भी पूछ लूँगा कि टाइमलाइन क्या है। वैसे मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट में अगर आप लोग डेली के अगर 1 घंटा या आधा घंटा करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर मतलब 5 दिनों के अंदर आपका काम हो सकता है। मतलब मैं ऐसी असाइनमेंट दूंगा जो कि 3 से 4 घंटे की होगी, और अगर आप एक दिन बैठेंगे एक ही वीकेंड में कंप्लीट हो सकती है, और अगर आप मतलब उसको आधा आधा घंटा करके करना चाहें तो एक वीक के अंदर कंप्लीट हो सकती है। तो मैं कुछ ऐसी ही असाइनमेंट आप लोगों को दूंगा। उसके अलावा अब इस ट्रेनिंग को हम लोग एंड करते हैं। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूँ ज़रा।